हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट चैनल पर। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने किया था चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये चैप्टर होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपका जो बेस है नेशनल इनकम का, जो हमारे को न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो सब डिपेंड करते हैं आपके इस चैप्टर पर। ठीक है, ये बेसिक है नेशनल इनकम का, किस तरीके से हमको फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और सीखते हैं हमारे नेशनल इनकम के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। सो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। बेसिकली नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है, पहले वो समझ आएगा, तभी हम आगे समझ पाएंगे कि हमारे को नेशनल इनकम निकालनी ही क्यों है क्या नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक दो न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी इसमें से आते ही आते हैं। तो यूनिट 1 का ये चैप्टर हो जाता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ शुरुआत से ही इस पर प्रॉपरली आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको नॉर्मली इसकी डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले करवा रही हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल ट्राई करने से पहले हमको सबसे पहले उसका बेस मजबूत करना पड़ता है। तो हम आपका भी पहले बेस मजबूत करेंगे, फिर हम उसके बाद न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, ताकि आपको जब बेसिक ही समझ आ जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले अपना बेस क्लियर करते हैं। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद देन हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, वो आपके चैप्टर 4 में होंगे न्यूमेरिकल्स। तो अभी हम चैप्टर 3 के नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम से आप क्या समझते हैं? नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम उन सभी फैक्टर इनकम का सम है जो कि एक नॉर्मल रेजिडेंट, जो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया में ही जो रह रहा है, वो हुआ उसका नॉर्मल रेजिडेंट। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री जो भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है, उसका सम टोटल होता है नेशनल इनकम। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली ये है कि जो भी हमारे इंडिया का, मान लो हम नेशनल इनकम अपनी इंडिया की कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो जितनी भी हमारी टोटल इनकम है, लाइक वेजेस हैं, सैलरी है, प्रॉफिट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, रेंट है, ये सब क्या है? ये हमारी इकोनॉमी की इनकम है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम मैंने आपको कराया था ना लास्ट क्लास में। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम जो हम कर चुके हैं, वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगी नेशनल इनकम में। ठीक है, तो फैक्टर इनकम वो सारी इनकम है जो एक हाउस होल्ड अर्न कर रहा है, और वही इनकम हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम लोग डीपली स्टडी कर रहे हैं, हर एक चैप्टर का एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, हर फैक्टर को लेकर चलेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट अगर बच्चों आपने ये प्रॉपरली समझ लिया, हर एक कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको इजीली ही नेशनल इनकम के फॉर्मूले, सारे न्यूमेरिकल्स इजीली आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये पार्ट समझ लिया, ये चैप्टर समझ लिया, तो इस चैप्टर को समझने के बाद आप इजीली न्यूमेरिकल्स को पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के 4 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो इनकम जनरेट हो रही है। बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम DI से डिनोट करेंगे और नेशनल इनकम को NI से। ठीक है, आगे भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा कि जब मैं NI लिख रही हूँ तो इसका मतलब नेशनल इनकम है। ठीक है, सो बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड 4 बेसिक एलिमेंट्स। 4 बेसिक एलिमेंट्स, किस चीज़ के एलिमेंट्स? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। जो भी हमारी फैक्टर इनकम है, जो भी हम काम करते हैं उसके बाद जो हमें इनकम मिलती है, वो कहलाती है हमारी फैक्टर इनकम।
ठीक है। तो उनके बाद जो उसके 4 बेसिक एलिमेंट हैं, फर्स्ट है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसके बाद उनको जो तनख्वाह मिल रही है, उनके बाद सैलरी जो मिल रही है, वेजेस जो मिल रही हैं, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया। ठीक है। जो रिसीव कर रहा है हाउस होल्ड कोई भी सर्विस देने के बाद, ठीक है, एक फैक्ट्री में जाता है और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके बाद जो उसको रिसीव हो रहा है अमाउंट, ठीक है, कोई भी सर्विस करने के बाद, तो वो हुआ उसका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट होता है रेंट, नेक्स्ट इंटरेस्ट, और लास्ट वन इज प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या हुए? ये हुए हमारे चारों बेसिक एलिमेंट ऑफ फैक्टर इनकम। ये दोनों ही डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की फैक्टर इनकम की, सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो फैक्टर इनकम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वही सारी इनकम जो कि हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जब हमारे को पैसे मिलते हैं, जो कोई भी एक्टिविटी करने के बाद हमारे को जब पेमेंट मिलती है, वो हमारी फैक्टर इनकम हुई, वो हमारी कमाई हुई। ठीक है ना, अगर ईजी वर्ड में बोलूँ तो। और नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ये दोनों टर्म्स मैं आपको आगे क्लियर करूँगी, आपके लिए न्यू होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या है या फैक्टर इनकम क्या है। ठीक है, अगर लास्ट क्लास आपने देखी होगी तो आपको क्लियर होगा फैक्टर इनकम क्या है। ठीक है, फिर भी मैं जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार बता देती हूँ नीचे फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है? फैक्टर इनकम में हमारा आएगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने पढ़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, राइट। यही है हमारी फैक्टर इनकम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर इनकम। ठीक है, और इसी के साथ हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी इनकम होती है बच्चे? ट्रांसफ़र इनकम हमारी वो इनकम होगी जो कि हमारे को बिना कुछ करे मिली हो। ठीक है, वो इनकम जो हमारे को बिना किसी एक्टिविटी के करे मिली हो, यानी कि जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, या जो भी हमारे को चैरिटी के तौर पे मिलता है, ठीक है, वो सब ट्रांसफ़र इनकम हुआ, क्योंकि विदाउट रेंडरिंग एनी एक्टिविटी हुआ, बिना कुछ करे हमें मिल गई, वो इनकम हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें कुछ भी मिल गया वो हमारे ट्रांसफ़र इनकम होगी। क्लियर है। और फैक्टर इनकम जो हमें कुछ करके मिली हो, रेंट मिल रहा है, वेजेस मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, कौन सी सर्विसेज देने के बाद? अगर हम लैंड दे रहे हैं, ठीक है, तो रेंट मिलेगा। वेजेस कब मिलेगी? जब हम लेबर हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कब मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा हमें कैपिटल पर, कोई भी हमारी बिल्डिंग वगैरह हो। और प्रॉफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, जो कोई अपनी फॉर्म खोल के बैठा हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। और हमने जो ये किया, बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड 4 बेसिक एलिमेंट। बस इन 4 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। जब हम अपने न्यूमेरिकल शुरू करेंगे वहाँ पर हमारा एक इनकम मेथड आता है। इनकम मेथड में हमारे को ये काम आएगा, COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हमारे आगे चलकर काम आने वाले हैं, इसलिए ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनको इग्नोर मत कीजिएगा, हर एक टर्म आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से नोट्स बनाइएगा इसके। ठीक है, जिस तरह मैंने प्रिपेयर कर रखा है उसी तरह नोट्स बनाइए, स्टार पॉइंट कर लीजिए जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है। बाकी तो मैं बता ही रही हूँ क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने ट्रांसफ़र इनकम तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि हमारी 2 टर्म्स थी जो हमें समझनी थी, एक थी फैक्टर इनकम, दूसरी थी नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तो अब हम समझेंगे नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी अ पर्सन, फर्म, कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन हु फुलफिल 2 फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है,
नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट कौन? जो कि इंडिया में ही रहता हो। हम तो अपनी इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे ना, ठीक है। तो जो भी इंडिया के अंदर है वो सारे जो होंगे वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। बट इसके भी एक्सेप्शनल केस हैं, वो मैं आपको क्लियर करूँगी। बट जो ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहे हों, ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगे, वो क्या होंगे? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। जो भी फॉरेन सिटीजन बाहर से, विदेश से हमारे देश में आए हैं लोग, अगर वो 1 साल से ऊपर रह रहे हैं तो वो क्या कंसिडर किए जाएंगे? वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर है? एक्सेप्ट दोज फॉर स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट। बट जो लोग स्टडी के लिए आ रखे हैं, फॉरेनर्स, या जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रखे हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्शनल केस हो गया ये, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ऊपर हो गया और वो इंडिया में ही रह रहे हैं, तो उनको हम कंसिडर करें नॉर्मल रेजिडेंट के तौर पर। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन है द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, सोर्स ऑफ अर्निंग लाइज इन दैट कंट्री वेयर ही लिव्स, ठीक है। यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर अगर अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ पर अर्न कर रहा है तो वो यहाँ की अर्निंग होगी, ठीक है। सोर्स ऑफ अर्निंग अगर उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है तो वो कंसिडर किए जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है? नोट, स्टार बना के नोट, नीचे नोट लिख लेना। इन केस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह जो अब आपके आने लगे हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आईएमएफ है, ठीक है, तो उसे क्या कंसिडर करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करेंगे या नॉन नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं क्या है ये। इन केस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेट्रा, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। एग्जाम्पल हमने IMF, WHO, यूएनओ का ले लिया है। सो दे कंसिडर टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर सिचुएटेड। तो वो कहाँ के कंसिडर करेंगे? जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर सिचुएटेड। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट भी आपका MCQs के तौर पर आ सकता है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, नोट बना के स्टार करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। अभी हमने पीछे पढ़ा नेशनल इनकम, अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स मैंने आपको बताई थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम हुई हमारी जो कि हमारी सम टोटल होगी हमारी सभी फैक्टर इनकम की, ठीक है। जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही है इनकम, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ये मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, बट वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगी, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछा जाए आपसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो रेफर एज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और नेशनल इनकम को भी नेशनल प्रोडक्ट के तौर पे शो कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, साइड में ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी लिख दिया है। अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। यहीं से शुरू हो जाता है हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। उसके फॉर्मूले वगैरह हम कैसे याद करेंगे, कैसे नहीं याद करेंगे, ये सब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस NFIA।
NFIA क्या होता है? NFIA हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से होने वाली जो इनकम है हमारी, वो नेट फैक्टर इनकम कहलाएगी। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इट मीन्स NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, तो NFIA जो होगा वो हमारा डिफरेंस होगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का। ठीक है, जो भी एक फैक्टर इनकम हमने रिसीव किया अब्रॉड से वो, और फैक्टर इनकम जो हमने पे की है अब्रॉड में वो सब क्या कहलाएंगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट अगर डोमेस्टिक इनकम को हम बनाएं ताकि आपको लर्न हो जाए इजीली, उसके लिए मैं लिख देती हूँ साइड में, इसी के नीचे लिख देती हूँ डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम DI से रिप्रेजेंट करेंगे, नेशनल इनकम जिसको हम NI से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? तो ये आपको लर्न करने में इजी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेशनल इनकम जो है वो बड़ा है क्योंकि वो पूरे राष्ट्र की आय की बात कर रहा है। ठीक है, पूरी इंडियन इकोनॉमी की इनकम की बात कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इस छोटे वाले को यानी डोमेस्टिक इनकम को भी अपने अंदर ले लेगा, प्लस NFIA को भी जोड़ देगा। यानी जो इनकम हमारी अब्रॉड से हो रही है वो सभी इनकम, और डोमेस्टिक जो हम लोग खुद घरेलू उत्पादन हो रहा है हमारा, घरेलू जो इनकम है हमारी, वो और NFIA को मिलाकर बनेगा हमारा नेशनल इनकम। यानी टोटल जितनी भी हमारी इनकम्स हो रही हैं, चाहे वो हमारी फॉरेन से अब्रॉड से हो रही हो या जो हमारी खुद की हो, उन सबको मिला के जो बनेगा वो बनेगा नेशनल इनकम। क्लियर है? इसको भी इन शॉर्ट लिख देती हूँ, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। इसमें क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके हाथ की हाथ नोट्स बनाते चले जाइए। ठीक है, मैंने ये सारा कंटेंट आपके लिए बहुत ही ईजी वे में रिप्रेजेंट किया है, तो आप इन सबको अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, NFIA क्या है, फैक्टर इनकम क्या है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट भी होते हैं ना, जो कंफ्यूज करते हैं आपको आगे, वो सब आपके पहले से ही क्लियर होके चलेंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी कि ये कौन सा नया वर्ड आ गया है ना। तो नया वर्ड आ गया, ये आपके डिक्शनरी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम हाथ की हाथ हर छोटे से छोटे वर्ड को कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्योंकि हमने पीछे की स्लाइड में देखा यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मैम ये कौन सा नया वर्ड आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, है ना। हम हर वर्ड को क्लियर कर रहे हैं। मैंने आपको कहा पीछे भी हमने कुछ वर्ड्स लिए थे, फैक्टर इनकम लिया, नॉर्मल रेजिडेंट लिया, तो फिर हमने फैक्टर इनकम समझा। ठीक है, फिर अब हमने नॉर्मल रेजिडेंट समझा, उसी तरह अब हम करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, when domestic territory is defined in terms of economics, it means the economic territory that refers to the geographical territory which is administered by a government within which the person, goods and capital are circulated freely. तो डोमेस्टिक टेरिटरी मैं आपको अगर डेफिनेशन से अलग समझाऊं तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जो कि हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, जो भी हमारी बाउंड्रीज़ हैं, एक तरीके से हमारी कंट्री कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर लेती है। बाउंड्रीज क्रिएट कर लेती है कि भाई ये एरिया हमारा है, ये जगह हमारी है। ठीक है, तो वो जगहों में क्या होता है कि हमारे पर्सन, हमारे गुड्स या हमारी कैपिटल
पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल वो इजीली सर्कुलेट हो सकती है, ठीक है, फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है। तो वो सारी बाउंड्रीज क्रिएट करना ही ज्योग्राफिकल टेरिटरी होता है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारी खुद की जो बाउंड्रीज हैं कि भाई ये हमारी जगह है, ठीक है ना, हमारी ही कंट्री का पार्ट है, तो वो हुआ हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हेन डोमेस्टिक टेरिटरी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इट मीन्स द इकोनॉमिक टेरिटरी दैट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट, जो किसके थ्रू होती है, एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट, यानी इसका डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट क्रिएट करती है कि भाई ये सारी हमारी जो होगी वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होंगी, ठीक है। विद इन विच द पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल आर सर्कुलेटेड फ्रीली, यानी कि फ्रीली जहाँ पर हमारे जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो ईजिली प्रोवाइड कर सके हम अपने लोगों तक, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल समझाऊंगी, उसके थ्रू आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। फोकस इज टू बी ऑन सच अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर अवर पर्सन, our goods and our capital enjoy the freedom of circulation, जहाँ पर हमारे लोग, ठीक है, हमारी कंट्री के लोग यानी इंडियन लोग इजीली इंजॉय कर सके अपनी फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। वो ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है। अब मानो विदेश में हमारी एम्बेसीज हैं, हर जगह एम्बेसीज होती है, हमारे यहाँ पर भी कई सारी एम्बेसीज हैं, ठीक है, हर कंट्री की एम्बेसी होती है हर देश में। तो हमारी इंडियन एम्बेसी अब्रॉड में लोकेटेड है, तो जो एरिया, मानो ये एरिया है इंडिया का पार्ट, ठीक है, इंडिया का पार्ट है ये एरिया, तो जो ये बाउंड्रीज हैं, तो जो ये एरिया है अब्रॉड में इंडिया एम्बेसी का, वो सारा का सारा किसका होगा, वो पार्ट होगा इंडिया का, ठीक है, वो पार्ट इंडिया का होगा। उसमें उस अब्रॉड के जो भी कंट्री है उसका कोई लेना देना नहीं होगा इस एरिया से, ये एरिया पूरा का पूरा इंडिया का होगा। ये हर एम्बेसी का यही है, हर कंट्री में एम्बेसी का यही रूल है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ की एम्बेसीज हैं, लाइक इंडिया में जर्मनी की एम्बेसी है, ठीक है, तो इंडिया के अंदर ही जर्मनी की एम्बेसी है, लाइक ये मान लो ये है जर्मनी की एम्बेसी, ठीक है, जर्मनी की एम्बेसी है, ये जर्मनी की एम्बेसी है। तो जो ये पार्ट है वो सारा पार्ट किसका होगा, वो जर्मनी का होगा, वो इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा। हाँ इंडिया में है बट ये पार्ट जो होगा वो जर्मनी का होगा, वो हमारा नहीं होगा, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो ये बाउंड्रीज हुई वो कहलाएंगी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है। वैसे ही अगर विदेश में हमारी इंडियन एम्बेसी है तो उसकी बाउंड्री, वो जो एरिया, वो जगह जो होगी वो सारा ज्योग्राफिकली इंडिया का होगा, ठीक है। ज्योग्राफिकली वो किसका होगा, इंडिया का पार्ट होगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी समझ आ गई होगी, जो अपनी खुद की, अपना घर की जो बाउंड्रीज होती है ना, तो वो हमारे इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे इंडिया की जो भी जगह है, जो भी पार्ट है, वो हमारा है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हो गया। ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज होंगी वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, ठीक है, क्लियर है। और किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेड होती है ये, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट। अब आगे चलते हैं हम, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस। तो अभी हमने पीछे नेशनल इनकम पढ़ा, उसके अंदर जो पार्ट्स आए वो पढ़े हमने, ठीक है। अब हमने डोमेस्टिक इनकम भी पढ़ा, ठीक है। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं, इससे आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आप ये डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं इसकी, मैं डेफिनेटली कहती हूँ आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन इसी डिफरेंस में से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस भी आपने अच्छे से कर लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग, ठीक है। मीनिंग क्या है नेशनल इनकम का। सो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, इट इज़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। पढ़ा था हमने, जो भी फैक्टर इनकम होती है, जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं उनका सम, एंड NFIA जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट।
पीछे पढ़ा था हमने कि नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू जो भी जनरेट किया जाता है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है, COE प्लस OS प्लस माइस। मैंने आपको बोला था जब हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें एक मेथड आता है इनकम मेथड, ठीक है। तो इनकम मेथड में COE प्लस OS माइस ये तीनों कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी COE OS एंड माइस है क्या, ठीक है, जब हम इनकम मेथड को करेंगे ब्रीफली, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम। इट इज़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम COE प्लस OS प्लस माइस जनरेट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो सब क्या कहलाएंगी, डोमेस्टिक इनकम। बस अंतर क्या है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, कि नेशनल इनकम में NFIA जनरेट ऐड हो रही है, NFIA ऐड हो रही है, बट डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड नहीं हो रही है, ठीक है। स्कोप, अब नेशनल इनकम का स्कोप क्या है। नेशनल इनकम ऑब्वियसली वाइडर कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम से, सो वाइडर स्कोप होगा इसका, ठीक है, बिकॉज इट इज इंक्लूड्स डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम में क्या ऐड होता है, डोमेस्टिक इनकम ऐड होती है, तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट होगा, वाइडर स्कोप होगा इसका, क्लियर है। एंड डोमेस्टिक इनकम वो भाई नेशनल इनकम से छोटा है, तो छोटा है तो वो नैरो स्कोप हो गया, उसका कॉन्सेप्ट नैरो हो गया, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये तो खुद ही उसका पार्ट है नेशनल इनकम का, तो ये तो छोटा हुआ है ना। तो नेशनल इनकम का पार्ट कौन है, डोमेस्टिक इनकम, इसलिए वो नैरो स्कोप है, क्लियर है। नेक्स्ट है NFIA। आपको मैंने बताया कि NFIA नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी बट डोमेस्टिक इनकम में नहीं इंक्लूड होगी। NFIA इज़ नॉट इंक्लूडेड, अगर इंक्लूड है भी तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें एक्सक्लूड कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे अगर हमारे पास है भी तो, ठीक है। सो NFIA इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट नॉट इन डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में NFIA इज़ नॉट इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, क्लियर है। तो अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। तो नेशनल इनकम की इलस्ट्रेशन कैसे होगी, NNPAT-FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NDPAT-FC का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NDPAT-FC का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। नेशनल इनकम की बात होगी तो NNPAT-FC यूज़ करेंगे हम, क्योंकि बीच में जो N है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी नेशनल इनकम को, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और D जो है वो रिप्रेजेंट करता है डोमेस्टिक को, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर है। हमने बात की थी ना ऊपर कि नेशनल इनकम जो है वो इंक्लूड करेगी डोमेस्टिक इनकम को, तो ये हुई हमारी डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA को भी इंक्लूड करेगी, तो ये बन गई हमारी इलस्ट्रेशन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह डोमेस्टिक की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, उसमें क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से NFIA जो होगी वो डिडक्ट हो जाएगी, एक्सक्लूड कर देंगे हम, तो ये इलस्ट्रेशन हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम की, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इन दोनों की इलस्ट्रेशन को समझना है, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये बात हुई नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की, क्योंकि अब आपके लिए ये नया नया टॉपिक है कि नेट क्या है, नेशनल क्या है, डोमेस्टिक क्या है, ठीक है ना, तो मैं आपको पहले वो कंपोनेंट्स क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस एंड नेट की, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा ग्रॉस एंड नेट, उसी को क्लियर करेंगे पहले। तो ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ हमारे को बात करनी है ग्रॉस की और नेट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस की, ठीक है। ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन अगर आपको नहीं पता डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप लास्ट क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा डेप्रिसिएशन क्या है, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से करा है डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, तो ग्रॉस क्या है, वो नेट से बड़ा है, नेट से बड़ा है ग्रॉस। तो ग्रॉस निकालने के लिए हमारे को नेट कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। तो जब नेट और डेप्रिसिएशन ऐड होगा तब हमारा निकलेगा ग्रॉस। ठीक है, उसी तरीके से हम नेट निकालेंगे। नेट निकालने के लिए हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन तो हमारा निकल जाएगा नेट। क्लियर है, तो ये बात हुई ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट की। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि यही है कि इसमें मार्केट का प्राइस और हमारा फैक्टर प्राइस ये चेंज हो के आएगा, तब हमारे को कंफर्म करना पड़ेगा कि कब क्या माइनस होगा, क्या ऐड होगा, ये हमारे को इसी के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, मैं लास्ट में आपको इनका इन शॉर्ट सारे फॉर्मूले बना के दे दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहेगा करना। ठीक है, सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस को एमपी से रिप्रेजेंट करेंगे और फैक्टर कॉस्ट को एफसी से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। अब आप कहेंगे एनडीपी एट एफसी क्या है, क्योंकि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं ना यहाँ, तो जो ये है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टर कॉस्ट को, एफसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टर कॉस्ट को। तो कोई भी हमारा जो मेथड होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है चाहे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उन सब में एफसी और एमपी नीचे बैठकर काम कर रहा है। ठीक है, तो जब एफसी से हमारे को एमपी पे जाना है इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी। मैंने बोला ना फैक्टर कॉस्ट से हमारे को मार्केट प्राइस पर जाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस एनआईटी। यहाँ पर एनआईटी क्या है, माइनस करेंगे हम एनआईटी को। एनआईटी होता है हमारा आईटी माइनस सब्सिडीज़। दूसरा है हमारा एनडीपी एट एमपी, यानी अब मार्केट प्राइस बाहर हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एनआईटी को। एनआईटी हम इसमें अब ऐड कर देंगे, यानी कि आईटी माइनस सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ग्रॉस जो था वो बड़ा था, ठीक है, तो वो प्लस कर देगा डेप्रिसिएशन भी, नेट के साथ डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देगा। ठीक है, और नेट जो है वो छोटा है तो वो ग्रॉस में से माइनस कर देगा डेप्रिसिएशन को, तब नेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम निकालते हैं जीडीपी, निकालते हैं जीडीपी एट एमपी, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये ग्रॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं एनडीपी एट एमपी निकाल रही हूँ तो ये नेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जब ये वर्ड जी और एन आएगा, ठीक है, तब आप क्लियर करोगे कि हाँ भाई आगे चलकर डेप्रिसिएशन ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो ये आप किसे देख के पता लगाओगे कि डेप्रिसिएशन ऐड होगा या माइनस होगा, यहाँ के वर्ड्स को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आगे का जो फर्स्ट वर्ड होगा ग्रॉस और नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे देख के आपको पता लगाना है कि प्लस होगा डेप्रिसिएशन या माइनस होगा। ठीक है, रब कर देती हूँ उसको। इजी लैंग्वेज में इधर साइड में लिख देती हूँ, जी इज इक्वल्स टू एन प्लस डेप्रिसिएशन। जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस को, एन नेट को, और जब हमें नेट निकालना हो तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, वहीं फैक्टर कॉस्ट का
जब फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना हो तो माइनस NIT, और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो प्लस NIT। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हुआ हमारा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन्हें सबको आपको लर्न करना है। मैंने आपको बता दिया, ग्रॉस से नेट पे जाएगा तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा, नेट से ग्रॉस में जाएगा तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएगा तो माइनस NIT, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहा है तो प्लस NIT, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको शॉर्ट में फार्मूलाज करा देती हूँ, क्योंकि वो सारे फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको सभी मेजरमेंट बता देती हूँ इन शॉर्ट में कि किस तरह आपको कन्वर्जन करना है। इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, ये जस्ट आपको इजी हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए इजीली, इसलिए मैं करा रही हूँ। तो इसको स्टार मार्क करके फिर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है नेशनल इनकम। जब हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड करेंगे। NFIA क्या था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, यानी NI इज इक्वल्स टू DI प्लस NFIA। सेकंड, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रीशिएशन। तो इन शॉर्ट G इज इक्वल्स टू N प्लस डैप। ठीक है, थर्ड है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस, क्या किया था हमने पीछे, प्लस NIT, यानी IT माइनस सब्सिडीज। इन शॉर्ट MP इज इक्वल्स टू FC प्लस NIT। ठीक है, क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? इनको हम बोलेंगे हमारे गोल्डन पॉइंट्स, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप सभी के सभी क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो सब इजीली कर पाओगे। तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, गोल्डन पॉइंट्स हैं ये आपके। ठीक है, जब हमारे को नेशनल इनकम निकालना होगा तो नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब वहीं हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा तो नेशनल इनकम में से NFIA को माइनस कर देंगे। ग्रॉस निकालना है तो नेट में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। वहीं हमारे को नेट निकालना है तो नेट इधर चला जाएगा। ठीक है, और ग्रॉस यहाँ आ जाएगा। करके दिखा देती हूँ मैं। वहीं हमारे को अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे को ये करने हैं। और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, IT माइनस सब्सिडी, MP इज इक्वल्स टू FC प्लस NIT। तो बेसिकली आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इनको इन शॉर्ट फॉर्म्स में याद कर लीजिए, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए आने वाले फॉर्मूलाज को करना। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ। सो फाइनली अब हम आ गए हैं हमारे जो नेशनल इनकम के 8 इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट्स हैं उन पर। ठीक है, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। इसमें हमारे को टोटल 8 जो होंगे, 8 एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? कितने एग्रीगेट्स? 8 एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एग्रीगेट के साथ। फर्स्ट जो हमारा एग्रीगेट है वो है GDP एट MP, यानी कि ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिखेंगे, जीडीपी एट एमपी, मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, एमपी, ठीक है। किस तरह हम लिखेंगे, जीडीपी एट एमपी को हम लिखेंगे जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी। बच्चों इसमें क्या होगा, क्या चीज़ है जो सिमिलर नहीं है, पीछे का डी पी एम पी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को एंड एम पी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मार्केट प्राइस को। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस ये तो दोनों के पास है। क्या चीज़ है जो अलग है, वो है ग्रॉस, राइट, ग्रॉस से नेट पे जा रहा है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ग्रॉस से जब नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, डेप्रिसिएशन को। समझ आया। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमने किसको ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन को। क्लियर है, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना इन सबको ब्रीफली समझने में, कितना इजी लग रहा होगा अब कि ये एग्रीगेट्स। अभी तक आपने किताब खोल कर देखा होगा तो आपको बुक्स खोलने के बाद यही लग रहा होगा यार इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट इतना कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बहुत इजी है अगर आप समझोगे कि मार्केट प्राइस क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अगर आप उसको इजीली समझोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। कुछ नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो कितनी इजीली हमने जीडीपी एट एमपी बना लिया ना। जीडीपी एट एमपी बनाने के लिए हमने क्या किया, एनडीपी एट एमपी में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। हमारे पास नेट था, हमें ग्रॉस पे जाना था, ग्रॉस निकालना था, तो हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया क्योंकि हमें ग्रॉस को निकालना था, नेट था हमारे पास, उसमें हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया, देन हमने ग्रॉस निकाल लिया। क्लियर है। नेक्स्ट एग्रीगेट है हमारा एनडीपी एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ भी हम किस पे बात करेंगे, मार्केट के प्राइस पर, बट अब इसका नाम क्या हो गया, पहले हमने जीडीपी एट एमपी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एनडीपी एट एमपी, ठीक है, एनडीपी एट एमपी के बारे में पढ़ेंगे। सो एनडीपी एट एमपी हम यहाँ लिख लेंगे, एनडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू, अब एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमारे पास जीडीपी तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, जीडीपी एट एमपी। अब जैसे हमने ऊपर किया था कि हमारे पास एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेट को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को एंड मार्केट प्राइस, पी रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट प्राइस को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, डीपी एमपी यहाँ भी सेम, डीपी एमपी यहाँ भी सेम, अगर अंतर है तो किस में है, नेट एंड ग्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को नेट निकालना है, ठीक है। तो नेट निकालने के लिए हमें ग्रॉस में क्या करना पड़ेगा, नेट अगर हमें निकालना है तो ग्रॉस में हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कर देंगे डेप्रिसिएशन को माइनस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है। वहाँ हमने ऐड किया था ऊपर क्योंकि हमारे को ग्रॉस निकालना था, ठीक है, और यहाँ हमने माइनस किया क्योंकि हमारे को नेट निकालना है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड एग्रीगेट की। सो थर्ड एग्रीगेट है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, यहाँ भी हम मार्केट प्राइस को लेकर चलेंगे।
तो मार्केट प्राइस किस पे निकालना है हमारे को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, यानी कि GNP एट MP। क्लियर है, GNP एट MP निकालना है हमारे को, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम लिखें GNP एट MP इज इक्वल्स टू GDP एट MP। तो यहाँ पर आप देखो G रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस को, नेशनल प्रोडक्ट, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को, मार्केट प्राइस को MP कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ग्रॉस ग्रॉस सेम है, ठीक है। तो यानी कि इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, क्योंकि हमारे पास सिमिलर आ गए हैं, ठीक है। और P का तो कुछ मतलब ही नहीं है, हर जगह प्रोडक्ट यूज ही हो रहा है, ठीक है ना। P तो कुछ है ही नहीं, बस G और N का और MP और FC का यूज है, ठीक है। तो ग्रॉस तो हमारा सेम निकल आया, ठीक है। मार्केट प्राइस ये दोनों भी सेम निकल आए। तो अंतर कहाँ है, N एंड D में, यानी कि नेशनल और डोमेस्टिक में, ठीक है। अब हम बात करें नेशनल एंड डोमेस्टिक की। तो जब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होता है, जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है, यानी हमें नेशनल निकालना है, तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे, हम NFIA को ऐड करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, NFIA को ऐड कर देंगे। तो बन गया हमारा एग्रीगेट। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा GNP एट MP का एग्रीगेट। GNP एट MP निकालने के लिए हमने क्या करा, GNP एट MP निकालने के लिए हमने GDP एट MP में NFIA को ऐड कर दिया। NFIA क्लियर है ना, NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लिख दो साइड में, NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को ये सारे 3 कॉन्सेप्ट। आगे हम करेंगे हमारा फोर्थ एग्रीगेट। फोर्थ एग्रीगेट क्या है हमारा, फोर्थ एग्रीगेट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाला, अब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे एट MP, ठीक है। प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैं पूरा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप नोट्स बनाते हो अपने, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि MP क्या है, ठीक है। MP रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट प्राइस को, तो क्या आएगा यहाँ पर, NNP एट MP। क्लियर है। तो NNP एट MP निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, NNP एट MP इज इक्वल्स टू NDP एट MP, ठीक है। अब हम इनका कन्वर्जन किससे कर रहे हैं, NDP एट MP से कर रहे हैं। सो NNP एट MP में NN सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, MP और MP भी सेम है, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है, ठीक है। नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस यहाँ पर किस चीज़ का था, यहाँ पर भी नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस था, यहाँ भी नेशनल और डोमेस्टिक का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड कर देंगे प्लस NFIA। क्लियर है। क्यों किया हमने ऐड, क्योंकि यहाँ भी हमारे को क्या करना था, अभी नेशनल और डोमेस्टिक में ही अंतर निकालना था, और जब हमें नेशनल और डोमेस्टिक में अंतर निकालना होता है तो हम NFIA को ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकालने के लिए नेट से हम जब डोमेस्टिक पे गए तो हमने NFIA ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी ग्रॉस और ग्रॉस सेम था, यहाँ भी नेट और नेट सेम था, तो यहाँ नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना था, तो यहाँ भी हमने NFIA ऐड कर दिया। तो समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ गेम किस चीज़ का हो रहा है, प्रॉपर गेम हो रहा है हमारा इन्हीं सारे गोल्डन पॉइंट्स का। तो इसलिए ही मैंने आपको कहा था कि ये सारे गोल्डन पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो आप ये सब इजीली समझ पाएंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, और जब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो हमें क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या माइनस करनी है, ठीक है। तो ये सब क्लियर होगा जब आपको वो सारे गोल्डन पॉइंट्स याद होंगे। क्लियर है। हुए हमारे 4 एग्रीगेट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा इसका, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पॉज कर लीजिए वीडियो, देन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद बाकी के 4 एग्रीगेट्स नेक्स्ट हम करते हैं 5th एग्रीगेट हमारा। सो 5th एग्रीगेट है हमारा
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमने मार्केट प्राइस की बात की, अब हम किस चीज़ में चेंज देखेंगे? अब हम चेंज देखेंगे फैक्टर कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि GDP एट FC। क्लियर है? कैसे लिया हमने? ग्रॉस का G लिया, डोमेस्टिक का D लिया, प्रोडक्ट एट FC फैक्टर कॉस्ट का। ठीक है, तो GDP एट FC हम कैसे करेंगे? GDP at FC is equals to COE plus rent plus interest and plus profit। जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम थी वो हमारी GDP at FC में आ जाएगी। ठीक है, एंड प्लस डेप्रीशिएशन। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब हमारे GDP एट FC निकालना है तो हम COE निकालेंगे। COE क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब जो इनकम हमारा एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है सैलरी के तौर पर, वेजेस के तौर पर। ठीक है, वो हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होगा। ठीक है, क्लियर है? COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो GDP एट FC जब हमारे को निकालना है तो हम COE एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जितने भी फैक्टर इनकम थी उनको ऐड करेंगे प्लस डेप्रीशिएशन। क्योंकि हम यहाँ पर ग्रॉस की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रॉस से नेट पे जाएगा तो डेप्रीशिएशन ऐड करते हैं ना। देखो, ग्रॉस से नेट पे जाएगा तो डेप्रीशिएशन ऐड करते हैं ना, तो वही यहाँ पर ऐड कर दिया डेप्रीशिएशन भी। ठीक है, ये 5th एग्रीगेट हो गया हमारा। अब 6th एग्रीगेट है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ भी हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि NDP एट FC। ठीक है, NDP एट FC के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। क्लियर है? नेट डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो NDP एट FC में भी हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं, बट इसमें हमारा डेप्रिसिएशन नहीं आता। सो COE प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सब आएगा हमारा NDP एट FC में। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो GDP एट FC इज इक्वल्स टू NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो जब हमें ग्रॉस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, और वहीं अगर हम NDP एट FC निकालते हैं तो क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए हमें GDP एट FC में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। क्लियर है? यहाँ हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो ये हुआ हमारा GDP एट FC एंड NDP एट FC। क्लियर है? Our 7th aggregate is gross national product at factor cost. Gross national product at factor cost. Okay? तो इसको क्या बोलेंगे हम? किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे फैक्टर इनकम को? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर इनकम को रिप्रेजेंट करेंगे हम GNP एट FC। क्लियर है? GNP एट FC। मैंने यहाँ फैक्टर इनकम लिख दिया, यहाँ फैक्टर कॉस्ट आएगा। ठीक है, GNP एट FC। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी निकालने के लिए हमें जीडीपी एट एफसी दे रखा है, तो जीडीपी एट एफसी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रॉस है और यहाँ भी ग्रॉस है, तो यानी डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो यानी कि एनएफआईए का काम है यहाँ पर। फैक्टर कॉस्ट यानी कि एनआईटी की कोई नीड नहीं है हमारे को, है ना। फैक्टर कॉस्ट पे ही है दोनों, तो हमारे को एनआईटी चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। देखो एनआईटी नहीं चाहिए होगा हमें, क्योंकि दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पे है वहाँ पर। देखिए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो यानी हमें नेशनल निकालना है, तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे, डोमेस्टिक में हम ऐड करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है, ये हुआ हमारा GNP एट FC का। वो भी कॉलम में कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। और लास्ट वन हमारा जो लास्ट एग्रीगेट है वो है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, ये रिप्रेजेंट करेगा NNP FC। सो NNP एट FC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है NDP एट FC, ठीक है। तो क्या चीज़ है जो सेम नहीं है, एक बार देखो, आप खुद ही देखिए बच्चे। नेट नेशनल और डोमेस्टिक ये दोनों अलग दिख रहे हैं हमारे को, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट दोनों है हमारे पास, तो नेशनल से डोमेस्टिक, ठीक है। नेशनल निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक में क्या ऐड करते हैं, अभी ऊपर हमने क्या ऐड किया, NFIA, ठीक है। सो प्लस NFIA क्या है हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे हुए हमारे 8 एग्रीगेट्स। इन 8 एग्रीगेट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इजीली मैंने आपको इसको पूरा कन्वर्जन करके दिखाया है किस तरीके से करना है, ठीक है। इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 8 के 8 एग्रीगेट्स आप लिख के याद कर लीजिए, और जो ये गोल्डन पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली याद कर लोगे तो ये 8 के 8 एग्रीगेट्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं हम। आगे आपको मैं प्रॉपर्ली इन 8 एग्रीगेट्स का कंक्लूजन निकाल के दूंगी, ठीक है। उस कंक्लूजन के थ्रू क्या होगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा, जब ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तब क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो क्या करना है हमारे को, ठीक है। सो इस डायग्राम के थ्रू आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा हमें किस तरीके से फंक्शन करना है। पहले मैं आपको साइड में गोल्डन पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स क्या था हमारा, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, क्या करेंगे उसके बाद NFIA प्लस करेंगे। जब हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर देंगे क्योंकि नेशनल इनकम बड़ा है, ठीक है। एक बार फिर से आपकी रिवीजन हो गई है। ग्रॉस आपको निकालना है तो नेट में क्या चीज़ ऐड करोगे, नेट छोटा है, नेट में ऐड करोगे आप डेप्रीशिएशन। दिख रहा होगा ना आपको, साइड में इसलिए लिख दिया है मैंने, आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या ऐड करेंगे हम, NIT क्या था, NIT था हमारा IT माइनस सब्सिडीज। क्लियर है, ये सारे जो हैं वो हमारे हैं गोल्डन रूल, ठीक है। तो इन गोल्डन रूल्स के थ्रू अब हम देखेंगे इस डायग्राम को, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि हम GDP एट FC से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं GDP एट FC, यानी कि जब हमको GDP एट FC निकालना है तो क्या चीज़ हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, हमारा GDP एट FC निकल जाए, ठीक है। GDP एट FC निकालने के लिए हमारे को NNP एट FC दे रखा है। अब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से NNP एट FC निकालना है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है, ठीक है। तो ग्रॉस तो बड़ा है, वो डेप्रिसिएशन को लेकर बैठा हुआ है अपने साथ, ठीक है। तो बट अब वो छोटी जगह पे जा रहा है, ठीक है,
वो अपने से छोटे के पास जा रहा है, यानी नेट पे जा रहा है, तो वो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करेगा। क्लियर है, माइनस करेगा। और यहाँ डोमेस्टिक है, ठीक है, और उसे नेशनल पे जाना है, तो यानी बड़े पे जा रहा है, डोमेस्टिक तो छोटा है। देखो डोमेस्टिक तो नेशनल इनकम के अंदर आ रहा है ना, नेशनल इनकम के अंदर आ रहा है डोमेस्टिक, ठीक है, तो डोमेस्टिक छोटा हुआ। तो जब उसे छोटे से बड़े पे जा रहा है तो क्या करेगा, NFIA को ऐड कर लेगा। जब वो डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पर जा रहा है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं NNP@FC और GNP@MP की, ठीक है। अगर NNP@FC हमें पता है, हमें NNP@FC से GNP@MP निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोलता फर्स्ट वर्ड देखेंगे। फर्स्ट क्या है, नेट, और यहाँ क्या है, ग्रॉस, ठीक है। यानी हम नेट और ग्रॉस आ रहा है तो हम किस चीज़ की बात करेंगे, नेट और ग्रॉस आ रहा है तो हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। क्लियर है। तो जब हमें नेट पता है, हमें बड़ा निकालना है ग्रॉस, ग्रॉस बड़ा है तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमें नेट पता है, हमें ग्रॉस निकालना है, तो डेप्रिसिएशन हमने क्या किया बच्चों, ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल, यहाँ भी हमारा नेशनल है, ठीक है। यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है। तो हमारे को फैक्टर कॉस्ट पता है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस बड़ा था, ठीक है। तो मार्केट प्राइस बड़ा है तो वो फैक्टर कॉस्ट हमारे को पहले से पता है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, NIT को ऐड करेंगे जिससे हम MP निकाल पाएँ। तो जब हमें FC से MP पे जाना है तो हम NIT को ऐड करेंगे। क्लियर है। जब हमारे को FC से MP पे जाना है तो हम NITs को ऐड करेंगे। NIT क्या है हमारा, IT माइनस सब्सिडीज। क्लियर है। अब हम GNP@MP से NDP@MP पे जाएंगे। क्लियर है। तो अब हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है, ठीक है। हमें नेट निकालना है, ग्रॉस हमें पता है, तो हमें ग्रॉस से जब नेट पे जाना है, हमें नेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो छोटा निकालना है हमारे को, नेट हमारा यहीं रहेगा, हमें नेट निकालना है, ये डेप्रिसिएशन ग्रॉस के साथ माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारा नेट निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्रॉस पता है, हमें नेट निकालना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा N, ठीक है, यानी नेशनल। नेशनल से हमें पता है, हमें डोमेस्टिक निकालना है, ठीक है। तो नेशनल यानी बड़ा हमें पता है, हमें छोटा निकालना है। तो बड़ा हमें पता है, तो बड़े में से क्या करेंगे, NFIA को माइनस कर देंगे। जब नेशनल और डोमेस्टिक की बात होती है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ही माइनस या प्लस करते हैं ना। तो अब नेशनल में हमारे को NFIA पता है, तो नेशनल में हम लोग NFIA को माइनस कर देंगे, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक निकालने के लिए हमारे को NFIA को माइनस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं NDP@MP की और GDP@FC की, ठीक है। अब NDP@MP से हम GDP@FC के पास जा रहे हैं, ठीक है। हमें GDP@FC निकालना है NDP@MP के थ्रू, ठीक है। तो ग्रॉस नेट, ठीक है, यानी छोटे से बड़ा, है ना, यानी हमें ग्रॉस निकालना है इसके थ्रू, नेट के थ्रू। तो नेट में हम क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ताकि हम ग्रॉस तक पहुंच सकें, हम ग्रॉस निकाल सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये डिफरेंस है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमारे को, बड़ा है हमारे पास MP, ठीक है। तो MP में से FC पे जाने के लिए हमारे को मार्केट प्राइस के थ्रू हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट हमारा छोटा है। तो मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो मार्केट प्राइस से हम NIT को माइनस कर देंगे। तो NIT MP में से माइनस होगा तो हम क्या निकाल पाएंगे, फैक्टर कॉस्ट निकाल पाएंगे। देखो मार्केट प्राइस जब हमें निकालना होता है तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं NIT, ठीक है। और जब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है तो मार्केट प्राइस से NIT को माइनस कर देते हैं। क्लियर है। तो ये एक सर्कुलर फ्लो तो हमने समझ लिया कि GDP@FC से NNP@FC पे गया तो क्या करेंगे, फिर NNP@ से GNP@MP पे गया, फिर इधर से NDP@MP के पास गया, फिर यहाँ से GDP@FC पे आ गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कब क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कब NFIA प्लस करना है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया होगा। अब GDP@FC से NNP@MP पे जा रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट
निकालना है हमारे को। तो ग्रॉस से जब हमारे को छोटे पे, ग्रॉस बड़ा है, छोटे से बड़े से छोटे पे जाना है, ठीक है, तो माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी छोटे से बड़े पे जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस NFIA, है ना। जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में NFIA को ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल निकालना है तो NFIA ऐड कर दिया। फैक्टर कॉस्ट से MP पे जा रहे हैं मार्केट प्राइस, तो NIT को ऐड कर देंगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट हमारे को पता है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस बड़ा है तो वो NIT को अपने अंदर ऐड करेगा। क्लियर है। फिर वहीं GNP एट MP से हम NNP एट MP पे जा रहे हैं, ठीक है। तो नेट से, ग्रॉस से, एरो देखो ऊपर की तरफ है, तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें ग्रॉस के थ्रू नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन, कि ग्रॉस बड़ा है, ठीक है, ग्रॉस हमें पता है, हमें नेट निकालना है तो माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर है। बाकी टर्म सारी सेम है, ठीक है। फिर NDP एट MP से NNP एट MP निकालना है, तो नेट नेट सेम है, D एंड N अलग है, यानी डोमेस्टिक और नेशनल, यानी हमें छोटा पता है, डोमेस्टिक पता है, हमें नेशनल लेवल पे जाना है, तो नेशनल लेवल पे जाने के लिए हमें NFIA को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। फिर यहाँ NNP एट FC से NNP एट MP पे आए हम, ठीक है। तो नेट नेट सेम है, नेशनल नेशनल सेम है, यहाँ बस मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो छोटा है फैक्टर कॉस्ट, उससे हमें बड़े पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है, तो मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें NITs को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम NNP एट MP पे पहुंच पाएंगे। क्लियर है। तो इसी के साथ ये होता है हमारा, ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्रीगेट, ये हुआ हमारा सेकंड एग्रीगेट, दैट इज़ आवर थर्ड एग्रीगेट, एंड दिस इज़ आवर फोर्थ एग्रीगेट, ठीक है। ये हुए 4 एग्रीगेट, फिर 4 ये वाले एग्रीगेट हुए, ये इधर से और एक इधर से और एक इधर से, तो ये टोटल 4 ये हो गए। तो टोटल हमारे कितने एग्रीगेट्स हो गए, हमारे 8 एग्रीगेट्स हो गए, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे 8 एग्रीगेट्स में क्या क्या चेंजेस आने के बाद कब डेप्रिसिएशन ऐड होगा, कब NFIA ऐड होगा, कब NIT ऐड होगा, कब NIT माइनस होगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा एक बार। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा डायग्राम। सो गाइस आगे चलते हैं हम। ये है हमारा नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। तो फर्स्टली हम मीनिंग समझ लेते हैं नॉमिनल GDP और रियल GDP है क्या, ठीक है। नॉमिनल GDP सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन अ ईयर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइस, एट करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है ये, ठीक है। जो भी करंट मार्केट प्राइस पे जो प्रोड्यूस्ड होता है आउटपुट, वो नॉमिनल GDP कहलाएगा, ठीक है। और जो आउटपुट बेस मार्केट प्राइस के बेस पे होगा वो हमारा रियल GDP कहलाएगा, ठीक है। तो बेस ईयर क्या है, बेस मार्केट प्राइस क्या है। बेस मार्केट प्राइस हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2011-12 को अपना बेस ईयर ले रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 2011-12 के अकॉर्डिंग ही 2023 में भी जितना भी हमारा प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है उसे हम कंपेयर करेंगे हमारे बेस ईयर के थ्रू, ठीक है। बेस ईयर से हम कंपेयर करेंगे कि हमारा 2011-12 में क्या ग्रोथ था और अब क्या ग्रोथ है। तो बेस ईयर वो टाइम पीरियड हो गया जहाँ पर हमारे इकोनॉमी सबसे अच्छे चल रही थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने आने वाले टाइम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। बेस ईयर चेंज भी होता रहता है, बट अभी हमारा 2011-12 का बेस ईयर चल रहा है, ठीक है। सो रियल GDP जो होता है वो बेस मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नॉमिनल GDP डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। नॉमिनल GDP जो होता है वो इन्फ्लेशन को अपने अकाउंट में ऐड नहीं करता है, बट रियल GDP इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड GDP, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है। एक्सप्रेस्ड इन करंट मार्केट प्राइस, जो नॉमिनल GDP है वो करंट मार्केट प्राइस पे एक्सप्रेस होती है, और जो रियल GDP है वो बेस ईयर मार्केट प्राइस पे, जैसे मैंने आपको बताया 2011-12, ठीक है ना। तो वो बेस ईयर है हमारा, उसके मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ GDP इज मच हायर सिंस करंट मार्केट चेंज आर टेकन इनटू इफेक्ट, ठीक है। इसका वैल्यू ऑफ GDP ज़्यादा होता है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस का। इस और रियल GDP का इज मच लोअर सिंस मार्केट प्राइस ऑफ द बेस ईयर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि हम इधर बेस ईयर को कंसिडर करते हैं तो उसका मार्केट प्राइस क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। यूजेस, नॉमिनल GDP के यूजेस कैन बी कंपेयर्ड विद वेरियस क्वार्टर्स ऑफ द गिवन ईयर, ठीक है।
साल के डिफरेंट क्वार्टर्स में कंपेयर किया जाता है। बट रियल जीडीपी कैन बी कंपेयर्ड विद 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर्स में कंपेयर किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी एनालाइज्ड इजीली। नॉमिनल जीडीपी के थ्रू हम लोग अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। बट रियल जीडीपी में क्या है, रियल जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हमने एक बेस ईयर सेट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम 2023 में भी, आने वाले जितने भी टाइम है उसमें भी हम उससे कंपेयर करेंगे अपने बेस ईयर से, ठीक है। तो इससे पता चलेगा हमने कितना ग्रोथ किया है, ठीक है। तो आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमारे को क्या करना होता है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स, जो होगा हमारा प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, ये हमारा नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए, ठीक है। वहीं हमारे को जब रियल जीडीपी निकालनी होती है तो रियल जीडीपी निकालने के लिए आपको नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, ठीक है। ये आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है। इन ब्रीफ, रियल जीडीपी को मैंने आपको बोला जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। तो अगर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हम रियल जीडीपी को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसे कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। तो जीडीपी एट करंट प्राइस कौन होगा, करंट प्राइस होगा हमारा नॉमिनल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, क्लियर है। यहाँ पर हमने देखा था ना, रियल जीडीपी निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, ये हुआ हमारा रियल जीडीपी निकालने का तरीका। और नॉमिनल जीडीपी निकालनी है, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस, तो कांस्टेंट प्राइस को हम रखेंगे इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, ठीक है। रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, क्लियर है। तो ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये है हमारा लास्ट टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है। पिछली बार बुक्स में था ये, बट हमारे टॉपिक्स में से हट गया था कि हमारे को जीडीपी डिफ्लेटर नहीं करना है, बट जीडीपी डिफ्लेटर हमारे को इस बार करना है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, बेसिकली इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि जो जीडीपी करंट प्राइस पे और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे है उसके बीच का रेशियो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में 100, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। इफ़ नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस, जो नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस 550 है, 550, और रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 500, तो फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में हमारा कौन सा जीडीपी आएगा, रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी इनटू में 100, यही है जीडीपी डिफ्लेटर का, ठीक है। करंट प्राइस का ले लिया हमने यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी, और कांस्टेंट प्राइस का ले लिया हमने रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कितना हमारा 550, 550, एंड रियल जीडीपी है हमारा 500। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 110, क्लियर है, 110, ठीक है। सो it shows increase in general price level, तो जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, बाय 10% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जीडीपी डिफ्लेटर।
जीडीपी डिफ्लेटर अगर हमारा आता है तो हम आपको डेफिनेशन लिख रही है, देन हम आपको ये फॉर्मूला लिखना है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में 100। ठीक है, ये हुआ हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, जिसमें हमारे को आज जितना भी हमने पढ़ा है वो सब रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि हमें आने वाली जो क्लास है चैप्टर 4 जब हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको ये चैप्टर 3 प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 3 उसका बेसिक है, जो भी हमने सारे करे हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, जो भी हमने कन्वर्जन्स किए हैं, वो सारे एग्रीगेट्स जो टोटल 8 एग्रीगेट्स किए हैं वो सभी आपके आगे आने वाले चैप्टर में हेल्प करेंगे। चैप्टर 4 आप तभी कर पाएंगे जब आपने ये वाली क्लास ली होगी चैप्टर 3 की। तो इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके फिर हम आगे चैप्टर 4 पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी चैप्टर 4 की होगी। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा बहुत अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आ गए होंगे। तो गाइस हम पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम करते हैं चैप्टर 4। So thank you so much for watching this video. Stay tuned with us.